Hello students, welcome to this video. Students, the video cover the concept of decision making and the steps in decision making process. Okay. Students, decision हमारे लिए कोई नया concept नहीं है. हम आए दिन रोज बहुत सारे decisions लेते हैं, लेकिन क्या वो सारे decisions हमारे सही होते हैं? क्या जो हम डिसीजंस लेते हैं उसके लिए वो सारे जो सिग्निफिकेंट स्टेप्स होते हैं, क्या वो सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं? आया ये सवाल मन में? करेक्ट. डिसीजंस हम लेते हैं, सो व्हाट डज इट मीन कि हम बहुत सारी बातों को करने के लिए हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें से हम एक चीज को सिलेक्ट करते हैं, एक ऑल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करते हैं. बाकी डिसीजन में एक बहुत कुछ बड़ी बात करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है. लेकिन सवाल ये होता है क्या हम सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं? तो हाँ, हम सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं. हमारे ब्रेन की जो प्रोसेस पावर है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत सारे काम इकट्ठा करने की पावर है उसकी. तो उस हिसाब से हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे स्टेप्स हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एनालाइज कर भी लेते हैं और उस एनालिसिस के बेस पर हम कोई अल्टरनेटिव को फाइनल कर भी लेते हैं. लेकिन क्या हमारा डिसीजन सही होता है या हमारा डिसीजन गलत होता है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि डिसीजन कभी सही या गलत नहीं होता, लेकिन उस डिसीजन को लेने के बाद में जो सर्कमस्टांसेस हमें फेस करने पड़ते हैं या जो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं या वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन का जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उस रिजल्ट पे, उस सिचुएशन पे, उस सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने जिस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया था क्या वो सही है या गलत है. ओके. उसके ऊपर बेस करता है कि भाई हमारा डिसीजन सही डिसीजन हम लोगों ने लिया या गलत डिसीजन लिया है. सो डिसीजन कभी सही या गलत नहीं होता, बल्कि जिस सिचुएशन में हम जो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं वो सिचुएशन, वो ऑल्टरनेटिव का रिजल्ट जो आता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि जो भी किया है, जो भी प्रोसेस फॉलो की है, क्या हम लोगों ने वो सही तरीके से की या नहीं की. ओके. सो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे मुझे मिले हैं, वो स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लोग जाएंगे और डिसीजन मेकिंग क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे. फाइन. ताकि आगे चल के अगर हम लोगों को कुछ ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना पड़े, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना पड़े, तो उस ऑप्शन का सिलेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं ये इस वीडियो से हम जान सकते हैं. फाइन. सो what do you mean by decision making? So we can see that it is a selection of course of action from amongst alternatives, जो मैंने अभी कहा. Then decision making is a core part of planning. प्लानिंग हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्लानिंग के बारे में सीखा था. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड एक्शन है, हम लोग ये कह सकते हैं, इजंट इट? सो प्लानिंग करते वक्त हम लोगों को जो भी बहुत सारी बातें डिसाइड करनी है, हमारे गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको कैसे अचीव करना है, उसके लिए एक पाथ डिसाइड करना है. तो उस पाथ डिसाइड करने के प्रोसेस में ये डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. A course of action can seldom be judged alone. See, this one is an important point we can say. A course of action can seldom be judged alone. Okay? जैसे कि हम जो काम कर रहे हैं वो कभी कभार सिर्फ एक काम को जज किया जा सकता है, because virtually every decision must be geared to other plans. समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. ओके. कैसे कहा इन्होंने? अ कोर्स ऑफ एक्शन कैन सेल्डम बी जज्ड अलोन. एक काम एक बार अगर हम लोग करते हैं या फिर एक कोई एक्टिविटी अगर हम लोग एक बार करते हैं, एक टाइम पे करते हैं, तो उसे जज किया जा सकता है. लेकिन क्या कहा यहाँ पे? देखो, वर्चुअली मतलब हम जब सोचते हैं कि हाँ अगर आज हम ऐसा प्लान बनाएंगे तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा ही होगा. हम लोगों ने क्या किया? वर्चुअली हम उसे
सक्सेसफुल बना रहे हैं। फाइन, क्यों और कैसे बनाएंगे कि अगर एक प्लान ए है और प्लान ए में एक्स, वाई और जेड ये डिसीजंस हम लोगों ने लिए हैं, तो ये सब लोग क्या करेंगे, अगर हम ऐसा डिसीजन लेते हैं जो प्लान ए के लिए है, तो डेफिनेटली प्लान ए तो गियर होगा ही, बट एट द सेम टाइम हम प्लान डी को भी गियर कर सकते हैं, माने डी को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कैसे होगा, वर्चुअली होगा। एक्चुअल में ऐसा ही होगा क्या, नहीं बता सकते, होगा भी या नहीं भी होगा। So decisions are made at every level of management. Decisions जो है वो मैनेजमेंट की हर लेवल पे होता है। जैसे कि मैनेजमेंट को हम 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल। तो ये तीनों लेवल पे डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल और बिजनेस गोल्स आर अचीव्ड। क्यों किए जाते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल या बिजनेस का गोल है वो अचीव किया है या नहीं, वो देखने के लिए या उसको अचीव करने के लिए डिसीजंस इन तीनों लेवल पे हो सकता है या फिर होता है। ओके, नाउ लेट्स गो विद द डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक तो सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई आपको, और ऐसे कोई डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है जो डिसीजन मेकिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से सेंटेंस में बांध चुके हैं। ओके, उनको काफ़ी अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। तो पहला डेफिनेशन दिया है यहाँ पे मैंने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी का। क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके, जो कुछ महत्वपूर्ण बात होती है उसके बारे में कुछ फाइनल करना, जो प्रोसेस होता है ये फाइनलाइजेशन का, इसे डिसीजन कहते हैं। स्पेशली इन ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ये सिर्फ एक बंदा नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होके जब कोई इंपॉर्टेंट बात पे कोई फाइनल सिलेक्शन होता है ऑल्टरनेटिव का, तो उसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज decisions. Okay, then Trevta and Newport defines decision making involves the selection of course of action. अभी जो हम लोगों ने शुरुआत की है बताने के लिए, selection of course of action from among 2 or more possible alternatives. हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा alternatives है, options है, जिसमें से एक को सिलेक्शन करना है, उसे कहा जाता है डिसीजन। इन ऑर्डर टू अराइव एट सॉल्यूशन, सिर्फ उसके ऊपर डिस्कशन करना नहीं, बल्कि आफ्टर दैट डिस्कशन हम एक फाइनल सिलेक्शन कर पाए कि यस, फाइनली आई रिच्ड विथ द वन बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, जो एक सॉल्यूशन होता है, जिस जो डिस्कशन जिस प्रॉब्लम के लिए हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन होता है। तो प्रॉब्लम के बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन बी रिगार्डेड एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। पहले चेक करो, देख लो क्या हो रहा है, सही है गलत है। ओके, गलत हो रहा है, चलो इसको सही करने के लिए जो एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाया है उसको फॉलो करो तो ये सही हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, घर से निकलते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं, हालांकि अभी यहाँ कॉलेज नहीं पहुंचना है, लेकिन फिर भी चलो हम लोग बोल देते हैं कि हमें मार्केट जाना है, या हमें कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, या कहीं कुछ और चीजें और जगह पे जाना है जो हमारे घर से थोड़ी सी दूर है। प्लान किया हम लोगों ने कि हमें 10 बजे तक उस हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, लेकिन उठने के लिए देर हो गए। जहाँ पे हमें 5 बजे उठना था, हम 1 घंटा लेट हो गए, हम 6 बजे उठे। तो 1 घंटा लेट होने के बाद में घर के सारे काम को पूरी तरह से कंप्लीट करके हमें 10 बजे तक वहां पहुंचना है। अगर हमारे हाथ में 2 घंटे है या 1.5 घंटा है, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वेट करेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी उठने के लिए देर हो चुकी है, तो हम किसी ट्रांसपोर्ट का वेट नहीं कर सकते हैं,
हम घर पे बैठे बैठे ऑटो रिक्शा वाले को बोलेंगे या फिर ओला कैब बुक करेंगे या फिर हम हमारी गाड़ी को लेके जाएंगे, या हमारे पास बहुत सारे ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हमें उस दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो इन बहुत सारे ऑप्शंस का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, हमारे पास कितना टाइम है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए। सो व्हाट वी एक्चुअली डिड एट हियर कि हम लोगों ने चेक किया कि हमारे पास 4 घंटे का टाइम है या 2 घंटे का है या 1 घंटे का है या 3 घंटे का है, एंड देन बैलेंस 10 बजे तक वहां पहुंचना है। तो हम लोगों ने जो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फाइनलाइज किया था, उठने के लिए देर हो गई, हमारे घंटे कम हो गए हमारे हाथ में, तो हम लोगों ने बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन चेंज करके। ये हमारे घर में क्या काम करना है, पहले हम घर के ही सारे काम करके निकलने वाले थे, लेकिन अभी डिसाइड कर लिया कि नहीं, घर के सारे काम नहीं करेंगे, जो काम हम शाम में आके कर सकते हैं उसको छोड़ देंगे, जो अभी अर्जेंट है वो करके आगे चलेंगे। Isn't it? So what we did here, check and balance system. Now, for what purpose we have to check and balance system has to adopt at the time of decision making process, just to keeps the organization growing both in vertical and linear direction. मतलब हमें परपेंडिकुलर उसका जो ग्रोथ होता है उसके लिए भी सोचना है, और हॉरिजॉन्टली उसका जो ग्रोथ होता है कंपनी का उसके लिए भी सोचना है। इसके लिए हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। फाइन। जैसे परपेंडिकुलर के लिए मतलब कि हमारे पास फाइनेंस है और हमें वो हर एक डिपार्टमेंट को देना है। सो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ओके, कि हमारे पास कितना पैसा है और हम वो कितने लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने लेवल तक, कितने बजट तक हम वो सारे डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये देखना चेक एंड बैलेंस सिस्टम के अंडर आता है, जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो रहा है। फाइन। वर्टिकल लेवल पे कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो प्रोडक्शन में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, 1 2 3 4 करके। तो हर स्टेज के लिए अगर हम लोग फाइनेंस को डिवाइड करते हैं तो वो हो गया हमारा वर्टिकल ग्रोथ। इजंट इट? तो इसके लिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम अडाप्ट करना जरूरी होता है। नाउ इस डेफिनेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी बातें आती है, लेकिन फिर भी फोकस किस पे होता है, दैट इज at the time decision making is a long term process, or we can say it is a continuous process. Basically what includes in this process? Correct, selection of best possible alternative amongst the available resources or amongst the available options or amongst the available alternatives. Fine. इसके ऊपर से मुझे लगता है आप लोगों को डिसीजन मेकिंग ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। जब डिसीजंस लेने होते हैं किसी भी अथॉरिटी को या फिर मैनेजर को या फिर हर एक लेवल पे डिसीजन जो लिया जाता है, तो उसमें प्रोसेस क्या होती है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है वो देखो। द सेकेंड वन इज एनालाइज द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कैसा है वो देखो। थर्ड वन इज डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो ऐसे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप करो। सिलेक्ट द बेस्ट टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव। जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आप लोगों ने डेवलप किए हैं उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा ऑल्टरनेटिव है उसका सिलेक्शन करो। देन मॉनिटर एंड फीडबैक। जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने सिलेक्ट किया है उसे मॉनिटर करो कि जो सिलेक्शन हुआ है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। अगर वो गलत हो रहा है कहीं पे, तो वहां पे रुकिए, समझिए क्या गलत हुआ है, और फिर उसके बाद में फिर से उसमें जो करेक्शन करने हैं वो करेक्शन कर लीजिए। इसे कहा जाता है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। सॉरी, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक ये हमारा लास्ट है, लेकिन ये मॉनिटरिंग एंड फीडबैक कैसे आएगा? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन से आएगा, उसके बाद में फॉलोअप जो हुआ है वो सही है या गलत है, फिर उसके बाद में मॉनिटर एंड फीडबैक। ओके, चलो ये हर एक स्टेप को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस अंडर विच, मेरा पेन, यस, the first step in the process under which
a manager should consider the critical or strategic factor in defining the problem. क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर मतलब क्या कि हम अगर समझो कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस है और हमारे प्रोडक्ट के लिए डिमांड कम हो गई है, तो प्रोडक्ट के लिए डिमांड कम हो जाना ये मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से आने वाला इफेक्ट है। इसे हम बदल नहीं सकते, इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन वो इफेक्ट हमारे कंपनी पे, हमारे प्रोडक्ट पे कितने परसेंटेज तक के लिए अफेक्ट करेगा, उसका इम्पैक्ट कितना परसेंटेज होगा, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मार्केट में आने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से कस्टमर का परचेस पावर अगर कम होता है, तो उस समय में हम हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर सकते हैं, या हमारे प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है वो अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, या हम जहां तक जा सकते हैं जो प्रोडक्ट रिच होता है वो प्रोडक्ट रिच हम बढ़ा सकते हैं, इजंट इट? तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक फैक्टर को देखा है। प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज द क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर कि भाई हमारे अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है या हमारे अगर क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो ये लोग उनके प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखेंगे, उस हिसाब से हमें हमारी प्राइस में चेंजेस करने हैं। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक इनटू consideration that is there will not be any kind of exploitation of our customers in terms of price. ओके, प्राइस के लिए हमारे कस्टमर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, ये भी हमें उस समय में ध्यान रखना है। सो सच फैक्टर्स आर ऑब्स्टैकल्स इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन। फाइन, ये जो फैक्टर्स मैंने आपके साथ बताए हैं, ये फैक्टर्स क्या है, ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसके लिए ये बहुत बड़े ऑब्स्टैकल्स है। हम एक समय में ये सारे डिसीजंस नहीं ले सकते, हमें उसकी स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। फाइन, सो ये जो सारे ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, दैट फैक्टर्स आर नोन एज द लिमिटिंग फैक्टर। एंड इस डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप जो है, इसमें ये लिमिटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करो और उसके बाद में सॉल्यूशंस के बारे में सोचो और बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जो है, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जो है वो एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट करो। तो एनालिसिस कैसा है, प्रॉब्लम का एनालिसिस कैसा है, या फिर ऑल्टरनेटिव्स को हम कौन से बेस पे एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड स्टेप आई कैन सी कि एनालाइजिंग द प्रॉब्लम कि अथॉरिटीज जो होते हैं उनको डिसीजन लेने के लिए एनालिसिस करना पड़ता है, जो डेटा उनके पास है उसको। फाइन, सो जब एनालिसिस करते हैं तो कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है, जैसे द फ्यूचरिटी ऑफ द डिसीजन कि आगे चल के इस डिसीजन का फायदा क्या है, फ्यूचर में आज के लिए फायदा हो गया लेकिन कल का फायदा या नुकसान करेगा। अगर फायदा हो रहा है तो वेल एंड गुड, नुकसान कर रहा है तो भाई ये डिसीजन लेना गलत होगा। Second is what impact of decisions on other functions and areas of business. अगर हम लोगों ने फाइनेंस के लिए डिसीजन लिया है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, ह्यूमन रिसोर्स पे आएगा, प्रोडक्शन पे आएगा, परचेज पे आएगा, डिस्पैच पे आएगा, सारी जगह पे आएगा। तो क्या इम्पैक्ट होता है ये भी आपको देखना जरूरी है। एंड वन मोर इज क्वालिटेटिव कंसिडरेशन विच कम इनटू पिक्चर। सिर्फ क्वांटिटेटिव के बारे में नहीं सोचना है, क्वांटिटेटिव के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि जो क्वालिटी है वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। इसके लिए क्वालिटेटिव कंसिडरेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वांटिटेटिव। ओके, the next is what the developing alternative solution. This is the third step in decision making. The basic motto of the step is to have the best possible decision out of the available alternative course of actions. सबसे अच्छा क्या है वही हमें चाहिए, इसके लिए डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव द मैनेजर कम अक्रॉस क्रिएटिव और ओरिजिनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ओरिजिनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इसके लिए मैनेजर जो है वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जब कोशिश करता है ढूंढने की तो वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है और वो जो सॉल्यूशंस लाता है वो ज़्यादा ओरिजिनल भी होते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द बेस्ट टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव। किस पॉइंट पे बेस करता है, द रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व इन
the particular alternative. The economy of efforts involved in each alternative, मतलब ये costly है या cost effective है, ये देखना भी ज़रूरी होता है. Then the timing of decision, definitely जो भी हम लोग alternative select करेंगे उसका एक specific time होगा और उस टाइम को आपको फॉलो करना ज़रूरी है. अगर डिसीजन बिफोर टाइमिंग लिया गया देयर इज नो यूज. अगर डिसीजन आफ्टर टाइमिंग लिया गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता किसी चीज का, isn't it? Then the scarcity of resources. ओके मतलब हमारे पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे ही हमेशा, ऐसा नहीं है. इसके लिए हमें उन सारे रिसोर्सेस की स्कैर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर एचआर दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस. बेसिकली अगर हमें किसी ह्यूमन रिसोर्स को स्पेसिफिकली किसी जॉब के लिए असाइन करना है तो हमें देखना पड़ता है कि भाई उसका कैलिबर कितना है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, इंटेलिजेंस एंड स्किल लेवल कितना है, ये सारी बातें वहां पे देखनी जरूरी होती है. जब लगे कि ये ह्यूमन रिसोर्स इस टास्क के लिए इस क्राइटेरिया पर बेस्ड सही है तो डेफिनेटली हम वो जॉब उस ह्यूमन रिसोर्स को डिजाइन कर सकते हैं. लेकिन अगर वो इन फैक्टर्स को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते. द नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन. अंडर दिस स्टेप हम लोग कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मैनेजर ने अपने फॉलोअर्स को कन्वे करनी जरूरी है. द फर्स्ट विल प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके मैनेजर में और उनके फॉलोअर्स में कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन, मैनेजर ने ऊपर से आए हुए डिसीजंस को बिना कुछ तकरार किए एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और उसी के साथ साथ उसके जो फॉलोअर्स है उसने भी मैनेजर ने लिया हुआ डिसीजन को फॉलो करना ज़रूरी है. देन करेक्ट टाइमिंग ऑफ एग्जीक्यूशन. आपने समझो डिसीजन ले लिया कि चलो ठीक है मुझे क्या करना है, मुझे सैनिटाइजर मार्केट में सेल करना है. तो सैनिटाइजर मार्केट में कब सेल करेंगे, जब कोरोना चला जाएगा तब नहीं. ये मार्केट का जो पिक पीरियड है इसको अपॉर्चुनिस्ट की तरह इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना है. और सैनिटाइजर एक प्रोडक्ट है जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको मार्केट में लाना ज़रूरी होता है. फाइन. सो उसका टाइमिंग हमें देखना ज़रूरी है. ओके आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया है. नाउ द लास्ट टू स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग एंड फीडबैक. फॉलो अप दैट इज कि जो हम लोग कर रहे हैं क्या वो सच में उसी तरीके से हो रहा है या नहीं, ये देखना, दैट इज व्हाट द फॉलो अप. मॉनिटरिंग और फीडबैक में कैसा होता है कि जो मैनेजर है वो अपने डिसीजन को ठीक तरीके से फॉलो लोग कर रहे हैं या नहीं ये देखने की जो एक्टिविटी है दैट इज व्हाट द मॉनिटरिंग, और ये हमेशा ही मैनेजर खुद जाके चेक करता है. एंड द लास्ट वन इज फीडबैक. फीडबैक माने अच्छा हो या बुरा हो जो भी है उसे फॉलो करना और उसके बारे में हमें क्या लगता है, हमारा क्या ओपिनियन है वो प्रेजेंट करना, दैट इज व्हाट द फीडबैक. ओके सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को डिसीजन मेकिंग एज अ कॉन्सेप्ट समझ में आया है, उसके स्टेप्स क्या है वो समझ में आए हैं. जब भी आप डिसीजन लेंगे इन स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करेंगे ऐसा मुझे लगता है. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट है, कहीं क्वेरी है, कॉन्सेप्ट का कुछ हिस्सा है जो समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर सकते हैं. फाइन. सो अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए. टिल देन बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.